होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जो फर्स्ट स्टेप अपना लेने वाले हैं वो होगा सिलेबस डिस्कशन के ऊपर, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर कैसे क्या है, कितना सिलेबस है, क्या डिलीटेड भी चीज़ें हैं उसमें से भी क्या पढ़ना है। तो ये सब कुछ मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसी सेशन का है, सीबीएसई की साइट से डाउनलोड किया है। कोड नंबर जो है पॉलिटिकल साइंस का वो है 0 to 8। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 3 आवर्स मिलेंगे और जो 20 मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिसमें तुम्हारे टीचर जो है तुमसे फाइल बनवाएंगे, एक्सटर्नल आएंगे वो तुम्हारा वाइवा लेंगे, वो उस बेसिस पे लगेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि है क्या सिलेबस, कैसे क्या है आप लोगों का, कितने में क्या होने वाला है, सब कुछ अब डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, क्या नहीं है, क्या है। तो सबसे पहले बात करें बुक्स की, तो आपकी पॉलिटिकल साइंस के अंदर 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आगे मैं वीडियो में दोनों बुक्स भी दिखाऊंगी, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। वैसे आप लोग स्कूल जाने लग गए हो तो सभी को क्लियर होगा ये कि कैसे क्या है, इतना तो अब तक। और बहुत से बच्चों का तो 2-3 चैप्टर तक हो भी चुका होगा। तो अब बात करते हैं कि कितने चैप्टर है फर्स्ट वाली बुक में। तो 7 चैप्टर हैं। पहले जो है ये 9 होते थे। पहले एक चैप्टर होता था तो कोल्ड वॉर एरा, और एक थर्ड नंबर पे मतलब कि आता था जो चैप्टर, वो होता था यूएस हेजीमनी। तो फर्स्ट कोल्ड वॉर एरा होता था, सेकंड एंड ऑफ बाइपोलैरिटी होता था, और जो थर्ड वाला यूएस हेजीमनी होता था। उन दोनों ही चैप्टर को डिलीट कर दिया है, नई बुक्स के अंदर भी नहीं है। जिसके पास पुरानी बुक है उस बच्चे को पता होगा कि वो चैप्टर होते थे। तो देखो, डिस्कस करने से पहले ना एक चीज़ को समझो कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है कोल्ड वॉर एरा वाला चैप्टर था, उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और है भी। अब देखो भाई, हर बच्चे को तो ये क्लियर नहीं होता कि पॉलिटिकल साइंस में कोल्ड वॉर क्या है क्या नहीं है। सबको वर्ल्ड पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं होती है। हर ज़रूरी थोड़ी है कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट है। और इवन मुझे भी अपनी 12th के टाइम पे नहीं पता था कि ये कोल्ड वॉर क्या है। तो उसकी टेंशन मत लो, ये तो खैर तुम्हारे टीचर्स ने बता ही दिया होगा। बट जो बच्चे हैं जिनके टीचर्स इतने सपोर्टिव नहीं है, वो सब टेंशन मत लो। जितना भी आगे आने वाले चैप्टर्स में कोल्ड वॉर का आने वाला है ना, जो कोल्ड वॉर में से आने वाला है, कोल्ड वॉर था क्या, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगी, बस इतना पढ़ लेना। आगे भी जितने चैप्टर्स हैं उनमें उतने में से ही आएगा। जो बच्चे 90+, 95+ या 100 का पॉलिटिकल साइंस में टारगेट लेके चल रहे हैं, वो सब भी इस जो मैं मतलब कि अगली वीडियो बनाऊंगी पॉलिटिकल साइंस में कोल्ड वॉर के ऊपर, उसको देख लेना। वो वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखनी है, अगर कुछ भी मिस नहीं करना है तो, ठीक है। और ये बाइपोलैरिटी था क्या, ये मुझे तो लगता नहीं सबको पता होगा, या टीचर बताते हैं वो अलग बात है, बट वो वीडियो देखना ज़रूरी है। तो फिर बात आती है कि अब जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसके अंदर बात आती है कि जब वर्ल्ड हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। वो इमेजिनरी था, ऐसे सच्ची में नहीं था कि हिस्से कर दिए थे वर्ल्ड के, ठीक है। वो इमेजिनरी था, पर हाँ ये देखा जाता था कि ये दो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। इसमें ये है कि कैसे वो ख़त्म हुआ, क्या सब कुछ है। तो ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। उसके बाद बात आती है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। जैसे ही ये दोनों पावर्स जो है ख़त्म हो जाती है, ये कैसे ख़त्म होती है, तब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, उसके बाद ख़त्म होती है। तो कैसे कैसे नई कंट्रीज एज अ पावर एमर्ज होती है। चाइना जो है राइज करने लगता है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, यूरोपियन यूनियन फॉर्म होता है। इस चैप्टर के अंदर ये सब कुछ, और ये भी है 6 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के अंदर क्या है कि जितनी भी साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, वो सब कैसे ग्रो हुई, उन्होंने कैसे अपनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया, और फिर इसमें लास्ट में इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो बताए जाते हैं। उसके बाद बात आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएन के बारे में बात कर रहा है कि कैसे यूएन फॉर्म हुआ, यूएन के अंदर किसकी ज़्यादा डोमिनेंस है, कैसे ये वर्क करता है, किसके पास कितनी पावर होती है। ये सब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में बताया गया है, और ये चैप्टर भी है 6 मार्क्स का। उसके बाद बात आती है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे एक कंट्री को, एक इंडिविजुअल को, किसी भी नेशन को किस तरह की जो है थ्रेट्स होते हैं, किन चीज़ों से उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। 2 तरह के नोशंस है इसमें मेनली, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, की पॉवर्टी से कैसे बचाया जाए, हंगर से, साथ ही साथ में टेररिज्म क्या होता है। तो ये सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात आती है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर की। तो ये चैप्टर भी आपका 6 मार्क्स का है। और इस चैप्टर में क्या है, अब देखो जैसे राइज करने लगी इकोनॉमीज, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया, तो इन्वायरमेंट को तो हार्म होगा ही, है ना।
ऑब्वियस सी बात है। तो कैसे फिर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या जो है स्टेप्स लिए गए, किस कंट्री ने क्या किया, कई प्रोटोकॉल्स बनाए गए, वो सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद बात आती है ग्लोबलाइजेशन, तो वैश्वीकरण की कैसे जो है अब कंट्रीज आज के टाइम में इंटरकनेक्ट हो रही हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। ये 4 मार्क्स का चैप्टर है और आपके सारे चैप्टर्स जो हैं वो 6 मार्क्स के हैं इस बुक के अंदर। ठीक है। फिर बात आती है कि दोनों में से पहले कौन सी पढ़नी है, तो देखो पहले वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ही ख़त्म करो अगर मेरी मानो तो, क्योंकि इन दोनों की ना एक सीक्वेंस है। अभी जैसे मैंने बताया तो आप लोगों को भी समझ आएगा, तो ज़्यादा अच्छे से तभी समझ आता है। ठीक है, तो दोनों बुक्स हैं वो आपकी 40-40 मार्क्स की हैं दोनों ही बुक्स। ठीक है, तब जाके 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। और ऐसा नहीं है एक में से ज़्यादा एक में से कम, इक्वल वेटेज ही आएगी। अब आगे बात करते हैं सेकंड बुक की, तो सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस वाली बुक के अंदर 8 चैप्टर्स हैं। पहले इसमें भी 9 चैप्टर्स होते थे, बट राइज इन पॉपुलर मूवमेंट्स वाला चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया है, वो अब सिलेबस में नहीं है। आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो, और आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं उसे पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे ही हमारा जो देश है वो आज़ाद होता है, तो हमारे सामने 3 बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, फिर पढ़ोगे क्या, ये वीडियो देख के बोल दोगे ओहो बस यही तो है। नहीं, आपको सारे चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है पॉलिटिकल साइंस, देखो इजी है, बिल्कुल भी बर्डन मत लेना। ऐसे समझ के अब देखो तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा कि चैप्टर में है क्या, इतने डाउट्स नहीं रहते हैं। तो सिलेबस को पहले ज़रूर डिस्कस करो। तो फिर बात आती है कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग तुम्हारा 6 मार्क्स का चैप्टर है। फिर आता है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, द सेकंड चैप्टर। इसके अंदर क्या है कि जो कांग्रेस है, इंडिपेंडेंस के बाद तक वोट होती है तो कांग्रेस ही मेजोरिटी में आती है, कांग्रेस ही, और बहुत सालों तक कांग्रेस ही जीतती रहती है। तो ये बताए कि कैसे कांग्रेस का डोमिनेंस हुआ, ऐसा क्या था कांग्रेस में इन्फ्लुएंशियल कि कांग्रेस का ही डोमिनेंस था। इस चैप्टर में ये सब कुछ बताया, और ये है 4 मार्क्स का। उसके बाद बात आती है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब भाई हमारी कंट्री जो है पार्टीशन भी हो गया था फ्रीडम के टाइम पे, तो अब कंट्री की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं थी। तो जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि अब जो है 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस कराने का ये राइट टाइम है, अब से हमें अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो तब हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, और तब से ही 5 ईयर प्लान्स आए थे। तो इस चैप्टर में वो पढ़ोगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा होता था, बट अब इस चैप्टर को छोटा कर दिया है, ये अब सिर्फ 2 मार्क्स का ही है। उसके बाद आते हैं इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। देखो अब जो ये इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर जो है, और जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है, ये थोड़े थोड़े सिमिलर हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स में ना कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये भी सेम है वो भी सेम है, तो नहीं, डाउट में नहीं रहना है। दोनों में हालांकि थोड़ी बातें हैं, तो इन दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन वीडियो तो अलग आएगी, बट एक इन दोनों की रिलेटेड वीडियो भी आएगी। आपको ना पेपर में ये नहीं पूछा जाता है कभी भी कि इस चैप्टर से बताओ, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपके माइंड में चीज़ें रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम आगे बात करें, तो ये आपका इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन वाला जो चैप्टर है ये भी 6 मार्क्स का चैप्टर है। फिर बात आती है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। इस वाले चैप्टर में क्या है, तो क्या होता है इस चैप्टर में कि जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है 2 साल के अंदर। फिर इंदिरा गांधी जो है आती है पावर में, तो वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आती है या लोगों को पसंद नहीं आता है, तो कांग्रेस की वोट डिक्लाइन हो जाती है। फिर कैसे करके जो इंदिरा गांधी है अपनी वोट्स को वापस लेके आती है, कांग्रेस का डिवीजन, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये 4 मार्क्स का है। इस चैप्टर में ना कार्टून आने के बहुत चांसेस होते हैं, पर पढ़ना देखो पूरा है, मेरी बात पे कोई वो मत करना, मैं पेपर डिसाइड करने वाली नहीं हूँ, पहले ही बता दूँ। सीबीएसई है वो, सीबीएसई चीज़ें ऐसी करती है कि हम जितना भी एस्टिमेशन लगा के चले, वो हमेशा उससे कुछ अलग ही करती है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद आता है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसके अंदर है कि तब इंदिरा गांधी जो है एमरजेंसी लगा दिया था उन्होंने, उसके बाद कैसे जो है सिस्टम हो गया था। फिर 1977 में जो है फर्स्ट टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई थी और जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। चैप्टर में वो सब कुछ है, ये भी बहुत मेन चैप्टर है। उसके बाद जो है दोनों बुक में से सबसे ज़्यादा जो चैप्टर है वो ये 2 चैप्टर मेन है। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आता है, बिल्कुल पक्का है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स तो ये बताता है कि अब कैसे चल रही है 2040 में, जब एनडीए की गवर्नमेंट आती है, कहाँ क्या होता है। और रीजनल एस्पिरेशन में कि कंट्री है, अब भाई देखो 4 बर्तन होते हैं तो वो बचते ही, ऐसी वाली बात है। अब पूरी इतनी बड़ी कंट्री है तो कहीं ना कहीं तो बहस होगी, तो लोग जो है
ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगते हैं, सेपरेटिज्म की, सक्सेशन की, इन सब की डिमांड करने लगते हैं। तो वो सारी डिमांड्स को कैसे टैकल किया गया है, इसमें एक पंजाब का इशू है, एक जम्मू कश्मीर का इशू है और एक नॉर्थ ईस्ट का इशू है। तो वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ध्यान से मतलब अच्छे से मज़े लेके पढ़ना कि तुम कैसे अपने पॉलिटिक्स को, अपने जो हुआ था उन सबको पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ है। तो दोनों बुक्स जो हैं वो 40-40 मार्क्स की हैं, ये भी 40 ये भी 40, तो लास्ट में तुम्हारा बन जाता है टोटल 80, ठीक है। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं, वो टीचर बताएंगे तुम्हारे कैसे क्या है। एक्सटर्नल आते हैं, उसमें फाइल बनानी होती है। और तब आगे की बात हम तब करेंगे, तब जो है प्रैक्टिकल्स तुम्हारे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ये, तो ये है जो चैप्टर के अंदर टॉपिक्स है कि तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, ये वो सब गिवन है। तो ये तुम खुद पीडीएफ में पढ़ सकते हो कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद फॉर्मेट जो अच्छा है वो तब पता चलेगा, तब सैम्पल पेपर रिलीज हो जाता है। अभी ये है कि कैसे कितने मार्क्स का क्या आने वाला है, ठीक है। तो बुक 1 में से और बुक 2 में से, दोनों में से 6-6 नंबर के एमसीक्यू होते हैं, टोटल हो गए 12 मार्क्स। उसके बाद है 2 नंबर वाले, दोनों ही बुक में से 3-3 क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर वाले एक बुक में से 3 आते हैं, फर्स्ट वाली में से, और सेकंड वाली में से 2 आते हैं, और ये टोटल हो जाते हैं 20 मार्क्स के। उसके बाद बात आती है कार्टून। तो देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। जो पिछले बैच वाले बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे, और सीबीएसई ने सच्ची में ही कंफ्यूज कर दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दो क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स के, एक कार्टून है और एक मैप है, ठीक है। तो इसके अंदर ये था कि बुक 2 के अंदर से ही, पर नहीं, सीबीएसई ने एक सेट के अंदर बुक 1 से दिया था जो कार्टून है, और एक सेट मतलब कि ऐसे ही कुछ था, सेट वाइज अलग किया हुआ था। तो ये देखो यहाँ पे सीबीएसई ने लिखा हुआ है कि कार्टून एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ईदर बुक बट वेटेज ऑफ लेसन शुड बी मेंटेन, ठीक है। तो सीबीएसई यहाँ पे तुम्हारे साथ गेम खेल सकता है कि या तो होगा पैसेज फर्स्ट बुक से ना आके सेकंड बुक से आ जाए, और कार्टून जो है वो सेकंड बुक से ना आकर फर्स्ट बुक से। तो इन दोनों चीज़ों को इंटरचेंज कर सकता है सीबीएसई, ठीक है। और वेटेज मेंटेन हो सकती है, या हो सकता है दोनों ही एक बुक से आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल हम सब साथ में करेंगे, कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन बुक फर्स्ट से आएंगे, 2 सेकंड से, तो ये हो जाते हैं 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 24 मार्क्स के, तो ये टोटल 100 का हो गया। उसके बाद जो है इसमें एडिशनल टॉपिक्स दिए हुए हैं कुछ। तो देखो पिछले साल सब इतने कंफ्यूज थे कि ये आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं पहले ही बता दूं कि कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडिशनल टॉपिक नहीं आएंगे, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एडिशनल टॉपिक नहीं आएंगे, इस बात को देख लो। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बट इनके पीछे ये नहीं है कि लास्ट में आप इनके पीछे टाइम वेस्ट करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा सिलेबस था, ये मैंने बता दिया। किसी को पीडीएफ पढ़ना है तो बहुत वाली बुक ये है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली, एंड जो सेकंड बुक है इंडिया पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक ये है, ठीक। उसके बाद बात आती है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है, तो मैं बोलूँगी हाँ एनसीईआरटी सफिशिएंट है। आपकी जो ये 2 बुक्स हैं ये आपके लिए सफिशिएंट है, इनको पढ़ो पहले बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी की पता है आप लोगों को, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, एक लाइन भी एनसीईआरटी की लीव नहीं हो सकती है। लाइन में से क्वेश्चन एनसीईआरटी में एडेड टॉपिक्स नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखना, बट बॉक्सेस जरूर आएंगे, बॉक्स आते हैं। लास्ट ईयर भी बॉक्स में से क्वेश्चन आया था। एक तो मैप में क्वेश्चन आया था, वो था अमृत कौर के बारे में, और एक क्वेश्चन आया था सिक्किम मर्जर के ऊपर। बॉक्स में है ये दोनों टॉपिक, तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल पढ़ने हैं, लीव नहीं करने हैं बिल्कुल भी। मैं बहुत बार बार ये आप लोगों को ये चीज याद दिलाऊंगी, बॉक्स लीव नहीं करने, एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी है। हाँ तब आपको लगता है आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हो गई है, उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं, कोई भी सपोर्ट मटेरियल ले सकते हैं, बट पहले अपनी एनसीईआरटी को पूरा करो। या कुछ बच्चे होते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ी, चैप्टर पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, तो ये भी बेस्ट मेथड है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। और फिर एक बात आती है नोट्स। तो नोट्स के अंदर किसी भी रेफरेंस बुक का मटेरियल बिल्कुल भी मत डालना, साफ मना कर रही हूँ, कभी ये गलती मत करना। नोट्स जो है सिर्फ एनसीईआरटी के ही बनाने हैं, मैं वीडियो बना दूंगी एनसीईआरटी में से कैसे बनाने, अपने नोट्स को वैसे ही बनाना। और हाँ अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मेरे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स है, बहुत अच्छे नोट्स हैं एनसीईआरटी के हैं। अगर मतलब ये है कि एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के बाद उन नोट्स को 3-4 बार पढ़ लोगे ना तो एनसीईआरटी रट जाएगी, इतना सब कुछ है उनमें, ठीक है।
और ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको वो नोट्स, पूरी पॉलिटिकल साइंस के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं उसकी ई बुक ज़रूर बनाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताओ, कमेंट करके बताओ, मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। रिप्लाई की टेंशन बिल्कुल मत लेना, आप सभी को आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बाय।